જય અંબે સ્ટુડન્ટ્સ, जय अंबे इंटरनेशनल स्कूल में आपका स्वागत है। आपका बहुत ही स्वागत है। आज हमारा लास्ट टॉपिक जो है न्यूक्लियस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये सीपीयू है, क्योंकि इसमें सब कुछ होता है जो हमारे सेल के लिए, हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी प्रोडक्शन हो गया, कोई भी सिक्रीशन हो गया, कोई प्रोसेस हो गई, कोई फंक्शन हो गया, कुछ भी, वो सब यहाँ से मैनेज किया जाता है। प्रोडक्शन से लेके फंक्शन तक सब कुछ इससे मैनेज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इट वाज नॉट डिस्कवर्ड, इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ऑर्चिड सेल्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, कि एक सेल में कितने नंबर हो सकते हैं। अब ऐसा कोई सेल हो सकता है जिसमें कोई न्यूक्लियस ही ना हो? तो जी हाँ, हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं मैमेलियन आरबीसी, या फिर हम सीव ट्यूब की बात करें तो उस सेल में आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। बट मुझे एक वर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिसको मैं कहूँगा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जो आरबीसी बनता है तब उसमें न्यूक्लियस होता है। आपने देखा होगा आरबीसी बाइकॉन्केव शेप का होता है, मतलब बीच में जो न्यूक्लियस था वो फिर डीजेनरेट हो चुका था, उसका जो काम था वो हो चुका था, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं थी तो उसको निकाल दिया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें न्यूक्लियस नहीं था। हाँ, बट एट द मैच्योर स्टेज दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस इनसाइड इट, सो the number of the nucleus decide the what kind of nucleus cell it would be. So let us talk about the no nucleus. Nu means nucleus. सो नॉन न्यूक्लियस वाले सेल को हम कहते हैं एन्यूक्लिएटेड सेल्स। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सीव ट्यूब हो गए, मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, दे डू नॉट हैव द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस तो मोस्ट कॉमनली वी सी इन ऑल दी थिंग्स, नॉर्मली ऑलमोस्ट कॉमन आप कह सकते हो, जो हम कहते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड। बाय न्यूक्लिएटेड, एक ही सेल के अंदर आपको दो दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। आई हैव रिटन द एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम में माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। दोनों का फंक्शन अलग है, एक रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है और एक बाकी के अदर फंक्शन अदर देन रिप्रोडक्शन के काम आएगा। तो वो दो न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं, एक माइक्रो मतलब एक छोटे साइज का और एक बड़े साइज का होता है। जो छोटे साइज का होता है उसका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है जिसका वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज करता है। अदर देन दैट ऑल द प्रोसेस इज हैंडल्ड बाय द मैक्रो न्यूक्लियस। नाउ विल टॉक अबाउट दी बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स कैन बी अगेन कॉल्ड एज, अगर प्रोटिस्ट एंड प्लांट सेल की मैं बात करूं तो उसमें हम कहते हैं कोइनोसाइटिक न्यूक्लियस या फिर कोइनोसाइटिक सेल, या फिर अगर मैं एनिमल सेल को बात करूं तो मैं कह सकता हूँ सिनिशियल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक ही सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, तो पहले न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर इसकी पोजीशन और उसके ऊपर जाएंगे। सो यू कैन सी हियर इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। अब मैंने बोला पोजीशन की, तो पोजीशन हर एक सेल में अलग अलग होता है। जैसे कि मैं बात करूँ एनिमल सेल में तो आपने देखा होगा एकदम बीच में होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड होती है और किसी ना किसी तरीके से उसको बीच में रखा जाता है। जबकि प्लांट सेल में इसेंट्रिक होता है, मतलब थोड़ा सा साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता है। जबकि अगर हम एडिपोस सेल्स की बात करें तो उसमें तो एकदम पेरिफेरल होता है, ठीक है, कंप्लीटली पेरिफेरल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर द डायग्राम, ठीक है। और भी एक पोजीशन है जिसको हम कहते हैं कॉल्यूमिनर सेल जो होता है, कॉल्यूमर सेल, जिसमें एकदम बेस पे न्यूक्लियस होता है। सेल ऊपर होता है, एकदम बेस पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है स्किन सेल में। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दी पोजीशन। मैं फिर से बता दूंगा, पर अभी यहाँ पे ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द केस में डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब एकदम टेनिस का बॉल ले लो और उसमें आप छेद कर दो, तो जो छेद है उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोपोर। आई हैव नॉट रिटन न्यूक्लियोपोर। न्यूक्लियोपोर की अप्रोक्सीमेटली साइज होती है 800 एंगस्ट्रॉम, और इसमें जो मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है उसकी साइज हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मतलब 800 एंगस्ट्रॉम की साइज है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 800, क्योंकि इसमें बीच में होता है एनालिस जो 500 एंगस्ट्रॉम की साइज तक के मटेरियल को अंदर बाहर कर सकती है। अंदर बाहर ज्यादातर तो एमआरएनए को ही होना होता है। सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्टोकैरियोथिका। कैरियो का मतलब ये होता है न्यूक्लियस, आई हैव रिटन हियर कैरियोन। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। सो एंड थीका का मतलब होता है मेम्ब्रेन। सो एक्टो मतलब बाहर,
कैरियो मतलब न्यूक्लियस, बाहर न्यूक्लियस के बाहर वाली मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियस के अंदर वाले। आप देख सकते हो दो मेम्ब्रेन बन रही है यहाँ पे, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक जगह भी है जिसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो आप दो चीज याद रखना, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर इज नोन एज एक्टोकैरियोथिका, इनर इज नोन एज एंडोकैरियोथिका। टुगेदर अगर मैं दोनों को साथ में पढ़ूं तो मुझे इसका एक नाम लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं कैरियोथिका, वेयर थीका मींस membrane and when caryo means nucleus. चलो, very good. Now let us talk about what's inside the nucleus. It's DNA. आपने सुना होगा DNA, but DNA ऐसे डायरेक्टली ऐसे खुले होते हैं, है ना, जिसको जो खुले फॉर्म में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम कहते हैं, जो आप यहाँ पे बीच में देख रहे हो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। आपने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बाहर भी पेरिफेरल साइड भी देखा होगा, है ना। So what actually there are two different types of chromatin fibers you see, euchromatin and heterochromatin, ठीक है। So बाहर के साइड जो दिखेंगे आपको heterochromatin दिखेंगे, अंदर के साइड जो है वो euchromatin आपको देखने को मिलेंगे। Now let's talk about one more internal structure। आप न्यूक्लियस का न्यूक्लियस कह सकते हो, आपको दिखेगा तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, actually it's nothing but it is known as nucleolus, और इसके अंदर ज्यादातर प्रोटीन होते हैं और आरएनए ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। मैं एक और चीज यहाँ पे छूट गया, जो मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, वो ही कंटिन्यू होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। सो हियर यू कैन सी द आउटर मेम्ब्रेन इटसेल्फ कंटिन्यूज टू मेक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपको यहाँ पे तो राइबोसोम्स दिखते ही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो राइबोसोम दिखते हैं, बट साथ साथ में आपको न्यूक्लियस के ऊपर भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। फिर मैं बात करता हूँ क्रोमेटिन फाइबर्स। जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, व्हेन सेल डू नॉट हैव टू डिवाइड मतलब सेल डिवीजन नहीं करना होता है, तो सेल के सारे डीएनए खुल जाते हैं। अब जब यही सेल जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसको जब खुलना होता है, व्हेनेवर इट इज अबाउट टू डिवाइड, तो उसके पहले क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, तो सारे अंदर के डीएनए खुल जाएंगे, बिखर जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए व्हाट डू, वी कंडेंस दोस डीएनए पार्टिकल्स इनटू वन फॉर्म व्हिच वी नोन एज द क्रोमोसोम्स। अगर ह्यूमन की बात करें तो देयर विल बी 46 chromosomes and they will be in the pair, so we will talk like 23 pairs of chromosomes। तो वो एक्चुअली जब सेल डिवाइड करना होता है तभी हमें क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है, और else we do not need the chromosomes whenever, मतलब यही सेल जब डिवीजन फेज में जाएगा तो ये सारे क्रोमेटिन फाइबर अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे। हम देखेंगे आगे क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी देख लेंगे। So this is the structure. Now let's talk about the nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब एक लिक्विड है, जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है। ओके, तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, तो पहले तो मैं बात कर दूं, इसके अंदर सारे एंजाइम्स होंगे, जो एंजाइम्स हमें डीएनए रेप्लिकेशन और उसके आरएनए सिंथेसिस के लिए काम आने वाले। फिर इसके अंदर और क्या क्या होगा, डाइवेलेंट आयन होंगे जो ये सब रेगुलेशन या फिर एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं। तो डाइवेलेंट आयन जैसे कि हो गया मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब इसके अंदर होते हैं। प्लस इसमें होते हैं आरआरएनए, क्योंकि ये यहीं से बनते हैं, टीआरएनए भी यहीं से बनते हैं, एमआरएनए तो यहीं से बन के बाहर जाएंगे। सो ये सब भी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज याद करवा दूं कि एक होता है प्रोटोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। सो व्हाट आर दिस थिंग्स, तो लेट मी टेल यू, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। लेट मी रिपीट, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म is equals to protoplasm। okay, so I hope you understand that। चलो, तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था पहले उसकी बात कर लेता हूँ, पोजीशन की बात कर लेता हूँ। लेट मी टॉक अबाउट दी पोजीशन। सो एक होता है सेंट्रिक, सेंट्रिक इज इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रिक बीच में रखा जाता है न्यूक्लियस को मोस्ट ऑफ द केस में, और बाकी सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो आजू बाजू में आपको दिखेंगे। फिर ई सेंट्रिक जिसको हम कहेंगे प्लांट सेल के अंदर। फिर होगा पेरिफेरल, अगर एग्जांपल दे तो एडिपोस सेल्स कैसा होता है पता है, मैं आपको डायग्राम से दिखा दूं। मान लो यहाँ पे है सेल, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस कहीं पे यहाँ पे पेरिफेरल साइड पे होगा,
बाकी क्योंकि बाकी सारी चीज एडिपोस टिश्यू से भरी पड़ी होती है, एडिपोस मटेरियल से। जो मैं कलर पार्ट कर रहा हूँ दैट इज एडिपोस टिश्यू। मतलब एडिपोस टिश्यू के जो सेल होते हैं उसमें आपको न्यूक्लियस जो है वो आपको ऐसे कोने में पेरिफेरल साइड में दिखेगा, और एक होता है बेसल में। स्किन सेल में यहाँ पे बेस के अंदर न्यूक्लियस होता है, यू विल फाइंड एट द बेस ऑफ द सेल, तो वो होता है बेसल न्यूक्लियाई। columnar cells. So these are the position of the nucleus. Now let's even talk about the shape of the nucleus. Let me also show you some of the shape of the nucleus. क्योंकि न्यूक्लियस का शेप देखो, मैंने यहाँ पे गोल बनाया, उसका मतलब ये नहीं कि सबके अंदर गोल ही होगा, आपको उसके अंदर बहुत सारे टाइप मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल गोल, ओवल, फिर बाइन्यूक्लिएटेड हमने देखा, मतलब सॉरी वो तो सेल देखा, ये बाइन्यूक्लिएटेड, फिर होता है ट्राई न्यूक्लिएटेड, सॉरी ट्राइलोब, बाइलोब, ट्राइलोब, 1 2 और 3 लोब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बाइलोब। फिर मल्टी लोब भी होता है जिसमें आपको फिर होता है होर्स शू, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। लेट मी से सर्कुलर, ओवल, बाइलोब, ट्राइलोब, मल्टीलोब, horseshoe lobe, horseshoe shape, horseshoe shape आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो सर्कुलर तो हमें मोस्ट कॉमनली सब में सबके अंदर दिखता है, ठीक है। तो ओवल किस में देखने को मिलता है, हमें मिलता है स्मूथ मसल हो गया, स्क्वेमस एपिथेलियम, आप यहाँ पे नीचे दिख सकते हो साथ में एग्जांपल। स्मूथ मसल के अंदर जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो एकदम लंबे ऐसे गोल ओवल शेप के होते हैं। फिर स्क्वेमस एपिथेलियल हो गया, तो स्क्वेमस एपिथेलियल में भी आपको ऐसे गोल गोल मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं बाइलोब, एसिडोफिल्स के अंदर मिलते हैं। एसिडोफिल्स के अंदर हमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है जिसमें 2 लोब हो। ट्राइलोब्ड हमें बेसोफिल्स के अंदर देखने को मिलता है, बेसोफिल्स, ये हमें न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स के अंदर हमें ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस एक ही होता है पर इसमें हमें लोब्स देखने को मिलते हैं, क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर, ठीक है। होर्सशू शेप मैंने इसलिए लिया क्योंकि एकदम यूनिक है, आप ऐसे सोच में पड़ जाओगे ऐसा भी न्यूक्लियस होता है जो हमें देखने को मिलता है वोर्टिसेला में। स्पेल इट, वोर्टिसेला, वोर्टिसेला के अंदर हमें देखने को मिलता है। सो दिस आर द फ्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स of the nucleus found in the cell of the human body as well as in other organisms also. Next जो है हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। सो अब हम देखेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, बट मैंने इसके पहले ही आपको बोला कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कब दिखते हैं हमें, whenever the cell wants to go for the phase of the cell division, whenever the cell needs to perform the cell division, cell को divide होना है, एक सेल से 2 में कन्वर्ट होना है, only and only then the nuclear या फिर chromatin fibers which are present inside this will condense। क्या होंगे, कंडेंस होंगे। अब मैंने बोला था chromatin fiber कैसे होते हैं, they are just the DNA, so how they will get condensed, for that they need the histone proteins, histone protein। हिस्टोन इज एन ऑक्टामर प्रोटीन, मतलब 8 अमीनो एसिड की चेन से एक हिस्टोन प्रोटीन बनता है। कैसे होता है, मान लो कि ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ओके, ये क्या है, एक हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए आएगा, एक राउंड लगाएगा, फिर दूसरा राउंड लगा के आगे बढ़ जाएगा, वापस दूसरा होगा, वहां पे भी एक राउंड, दूसरा राउंड लगा के, मतलब 2 राउंड कंप्लीट नहीं होता है, 1.75 आप कह सकते हो, 1.75 राउंड पर दी हिस्टोन, एक हिस्टोन मॉलिक्यूल को एक पूरा राउंड और दूसरा
75% राउंड कंप्लीट करेगा और फिर आगे बढ़ता जाएगा और आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे बीच में होगा हिस्टोन, हिस्टोन और डीएनए को साथ में मिलकर ये जो स्ट्रक्चर बना, आपको ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, आपने देखा होगा कि वो धागे के अंदर आप ऐसे मोतियां डालते हो, वैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। और धीरे धीरे ये कंडेंस होके 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 ये क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, जो यहाँ पे बाहर एक प्रोटीन की लेयर और अंदर सारे पेलिकल प्रोटीन्स होते हैं, और बाहर ये सारा अंदर ये सारा क्रोमोसोम्स जो यहाँ पे ऑलरेडी कंडेंस हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम, वो सब अंदर सेट हो जाए। तो बीच में आपको देखने को मिलेगा ऐसा जो स्ट्रक्चर है, उसमें यहाँ पे बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और फिर ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया। So this is also known as this region which I am marking down is also known as primary constriction, या फिर हम कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये सेंट्रोमियर मतलब ये जो गोल पार्ट आप देख रहे हो, दिस गोल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर। फिर क्या होगा, अराउंड दिस देयर इज एन रीजन व्हिच इज नोन एज काइनेटोकोर, वहां पे स्पिंडल फाइबर आके अटैच होंगे। जब सेल डिवाइड होने वाला है तभी तो क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, मैंने आपको बोला था, सेंट्रोमियर से जो सेंट्रोसोम से जो निकलते, फिर वो जाके काइनेटोकोर से ऐसे चिपक जाएंगे, फिर ऐसे दोनों साइड दोनों से सेल होंगे, उसके कोने या फिर पोल ऑफ दी सेल्स में के साइड उसको खींच लिया जाएगा। तो वो अटैच होंगे कहाँ पे, काइनेटोकोर के साथ अटैच होंगे, और बीच में होता है सेंट्रोमियर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वी सी, दैट इज मेटासेंट्रिक, submetacentric, acrocentric and telocentric. The difference you can see, the metacentric is in the center, centromere is at the center, and दोनों साइड आपको जो क्रोमेटिड है, जो आपको ये जो लंबी चीजें दिख रही है, वो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिड, राइट। जो क्रोमेटिड जो है वो दोनों साइड इक्वल है और बीच में सेम है। फिर साइज छोटी होती जाती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बीच में नहीं है, सेंट्रोमियर इज नॉट कंप्लीटली एट द सेंटर, ये ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। यहाँ पे कंप्लीटली छोटा और ये बहुत ही रेगुलर बड़े साइज का है, और फिर एक साइड तो बिल्कुल होता ही नहीं, उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। सी यहाँ पे आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर, क्या था, एक मिनट मुझे नाम याद है, तो इसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। We also term it as an satellite। ये हमें कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलते हैं, we see it। अगर ह्यूमन की बात करें तो NOR रीजन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, मतलब वहां पे वो इतना पार्ट क्रोमोसोम्स के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है, जिसको हम सैटेलाइट भी कहते हैं। और अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ये 13, 14, 15 एंड 21 एंड 22 पेयर के ऊपर हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू। एक और चीज मैं आपको ऐड करवा दूं, इसमें हम कभी कभी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं लेटर्स। कभी कभी ये क्रोमोसोम्स को समझने के लिए लेटर्स यूज किया जाता है, KLJP, इसके लिए यूज होता है K, इसके लिए L, इसके लिए होता है J, इसके लिए होता है I। लेटर्स यूज होता है इसको डिनोट करने के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होगा और फिर जब इसको खींचेगा, तो मान लो कि यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर है और जब इसको खींचा तो दोनों, तो आप देख रहे हो के टाइप बन गया, के टाइप बन गया है। जब इसको खींचा जाएगा तो क्या होगा, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा, तो ऐसा एल जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही जब इसको स्पिंडल फाइबर खींचेगा तो एक साइड तो बिल्कुल ही छोटा होगा और एक साइड बड़ा, तो जे जैसा दिखेगा, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साइड का खींचा जाएगा तो आई जैसा स्ट्रक्चर होगा। इसलिए ऐसे वर्ड यूज होते हैं, और कोई इसमें और ज्यादा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो दिस इज ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वापस ये वाले ये जो लेटर्स है अल्फाबेट्स है उसको हम देखेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द न्यूक्लियस। आई होप यू अंडरस्टैंड। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।